अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड अ लॉट टू टॉक अबाउट। आज बहुत सारी बातें करनी है, बहुत ज़्यादा। शायद इतना टाइम अब गुजर गया है आज का टेस्ट मैच, कराची टेस्ट ख़त्म हुए हुए, कि थोड़ा सा काम कंपोज खुद को कर लिया है। बट इफ़ आई से बीइंग प्रोफेशनल, येस यू नीड टू बी काम एंड कंपोज, बट बीइंग अ फैन ऑफ दिस स्पोर्ट एंड फॉलोइंग पाकिस्तान क्रिकेट, एन आर्डेंट फैन ऑफ बीइंग ऑफ दिस टीम, दिल दुखता है, दिल टूटता है। हमने नेशनल स्टेडियम कराची, जो कि अब नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना हो गया NBCA, वहाँ पे हमने ये होते हुए देखा, जो कभी भी नहीं हुआ वो हमने होते हुए देखा। तो यस, बात करेंगे कराची टेस्ट के हवाले से, और उसके बाद बाबर आजम ने क्या क्या गुफ्तगू की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस हवाले से भी बात करेंगे। सकलैन मुश्ताक ने भी इंटरव्यू देते हुए जो है वो बात की है, सो उस हवाले से डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले हम बात करेंगे, शाहिद खान आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं। सो लाला से आज के जो टेस्ट मैच, जो इख्तिताम हुआ जिस टेस्ट मैच का, उसके हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम लाला, वेलकम टू गेम सेट मैच। जी सवेरा, वालेकुम सलाम, खैरियत से? ठीक ठाक हैं आप? लाला खैरियत से ही हैं, अपने दिल को थाम लिया आप, बिकॉज यस क्लीन स्वीप हुआ पाकिस्तान का। पाकिस्तान में ही इंग्लैंड जो है दे प्लेड ब्रिलियंटली, और हम वही हुआ डिसअपॉइंटमेंट हमारी तरफ। सवेरा, मेरे ख्याल में माइंड सेट की बात है। वो जिस माइंड सेट के साथ वो लोग खेले, जिस तरीके से उन्होंने टेस्ट मैच का पहला दिन हमें दिखाया कि वो किस माइंड सेट के साथ पाकिस्तान लैंड किया है। उन्होंने, उनकी अप्रोच बहुत ही पॉजिटिव, क्लियर मैसेज था कि उन्होंने किस किस्म की क्रिकेट पाकिस्तान, चाहे जैसी भी कंडीशन हो, उन्होंने खेलनी है, और वो खेल के दिखा गए। हमने पुराने फैशन की क्रिकेट खेली है, जिसकी वजह से ये रिजल्ट है। लाला ठीक है, नया फैशन, पुराना फैशन, शायद इंग्लिश प्लेयर्स की तरह हम नहीं खेल सकते। हम 7 रन्स पर ओवर के स्ट्राइक रेट से नहीं खेल सकते। हम उस रन रेट को नहीं कंटिन्यू कर सकते कि 7 का रन रेट जो है हम पूरा कंटिन्यू करें, या 6 का भी करें। अगर हम 2.3 से खेल रहे हैं तो शायद हम 4 के रन रेट तक चले जाएंगे। बट पॉइंट ये है कि आप खेले अपने तरीके से जितना खेलना है, बट जब तक रिजल्ट्स आपके फेवर में नहीं आ रहे, तब तक तो कोई रीजन नहीं है कि आप कहें नहीं जी हमारा जो स्टाइल है हम उसी तरीके से खेलेंगे। सवेरा, क्रिकेट चेंज हो गई है। अब आप सारा माइंडसेट खेले, आपको क्रिकेट कुछ है, इन्होंने किया है, काम किया है। इन्होंने अपने जो एक माइंडसेट की बात बार बार हम बात कर रहे हैं, वो वाकई चेंज किया है, जिसकी वजह से उनकी वजह से ये रिजल्ट आया है। अच्छा, ये इसकी ये बात नहीं है कि हम उसी ओल्ड फैशन के हिसाब से क्रिकेट खेल रहे हैं, आगे खेल नहीं सकते। ये ऐसी बात अगर हम नहीं कर सकते तो हम सारी जिंदगी ही नहीं कर पाएंगे। हाँ, हम कर सकते हैं, व्हाई नॉट, क्यों नहीं कर सकते। उसके लिए आप ग्रास रूट लेवल की, जो हमेशा मेरी और आपकी बात होती है कि ग्रास रूट लेवल से ही काम शुरू करना पड़ेगा। हम हर चीज को चेंज देखना चाहते हैं, ऊपर लेवल पे नेशनल टीम में चेंज देखना चाहते हैं। नहीं, हमें जो एक बड़ा चेंज करना है, तो वो आपको ग्रास रूट लेवल से करना पड़ेगा। वहां से बच्चों का माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा आपको। बिल्कुल लाला, मैं इस बात से अग्री करती हूँ। हम बार बार कहते हैं कि नहीं जी, टीम पाकिस्तान ऐसे खेलने लगे, टीम पाकिस्तान जारहाना खेलने लगे, मगर फिर हम डाउन दी ऑर्डर, हम अपने ग्रास रूट लेवल पे जाते हैं, हम बात करते हैं डोमेस्टिक में किस तरह खेला जाता है। ये जो हम बेसबॉल अप्रोच मुसलसल इसकी बात करते हैं। इफ़ यू रिमेंबर 2015 में हमने सुना था कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो बेसबॉल के कोचेज़ जो है वो अपने डोमेस्टिक में लेकर आए थे, और अपने अंडर 16 के लड़कों को, अपने अंडर 19 के लड़कों को उसकी प्रैक्टिस करा रहे थे। विच मीन्स ये 2015 से तैयारी हो रही थी कि इस वक्त ये बेसबॉल अप्रोच अप्लाई हो सकेगी। सवेरा, बात जो है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि देखें, जैसे आपके टीचर्स होंगे वैसे स्टूडेंट्स होंगे। आपके पास इतने अरसे से जो पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर्स रहे हैं, क्या कर रहे हैं घर बैठे बैठे? क्यों PCB उनसे काम नहीं लेता, क्यों उनको नहीं बुलाता? लेकिन उनमें एक्स क्रिकेटर्स की भी गलतियां हैं। उन सबको पाकिस्तान टीम की कोचिंग नजर आती है। उन्हें ग्रास रूट लेवल पे, अंडर 14, अंडर 16 लेवल पे, जहां सबसे ज्यादा जरूरत है, वहां पे वो काम करना पसंद नहीं करते। तो हम क्रिकेटर्स की भी गलतियां हैं, ठीक है ना, बोर्ड की तो है। लेकिन देखें, जब अब मसला ये कि जब किसी सिस्टम को आप शुरू करते चलना, अब मुझे नहीं पता कि रमीज भाई इस चीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। नए चेयरमैन आएंगे, नया चेयरमैन आएगा, ये जितने भी जो रमीज भाई ने चीजें बनाई हुई है, अब ये सारी डिलीट हो जाएंगी।
अब नजम सेठी आएंगे, कोई और आएगा, XYZ जो भी आएंगे, वो नई चीजों के साथ आएंगे, फिर हमें जीरो से चीजों को शुरू करना पड़ता है। हम एक सिस्टम को टाइम नहीं देते, हमें सिस्टम को टाइम देना चाहिए। हमें 8-10 साल किसी सिस्टम को टाइम देना पड़ेगा, तब जाके उसके रिजल्ट आएंगे। बिल्कुल, कंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ा मसला है। आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। बट दूसरी तरफ एक और जो आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं बाबर की कैप्टनसी के हवाले से, मैं इंग्लैंड की बात करूं, हमने देखा कि रूट की परफॉर्मेंस उस तरह नहीं आ रही थी, इंग्लैंड उस तरह परफॉर्म नहीं कर रही थी अंडर रूट। बेन स्टोक्स ने तब्दील हुए, बेन स्टोक्स एज कैप्टन आए, 9 में से 8 जो हैं उन्होंने टेस्ट जीते, और वो जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस में हमें तब्दीली, उनके साथ साथ टीम इंग्लैंड की परफॉर्मेंसेस में जो तब्दीली दिखी, आपको लगता है कि हमारा यही सोल्यूशन है कि बाबर को कैप्टनसी से हटाया जाए? ये सोल्यूशन नहीं है कप्तानी चेंज करना, कप्तानों को हटाना। बात यह है कि कप्तान का माइंडसेट कौन चेंज करेगा? कप्तान का माइंडसेट आपकी मैनेजमेंट चेंज करेगी कि मैनेजमेंट को किस किस्म की क्रिकेट कप्तान से चाहिए। अगर बाबर आजम मैनेजमेंट के बताए हुए तरीके से अगर पाकिस्तान टीम को टॉप पे लेके जाना है, तो बाबर आजम के माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। ये सिर्फ बाबर आजम की गलती या जिम्मेदारी तो नहीं है, ये तो खिला रहे हैं, जो मैनेजमेंट है, जो देखती है, जो इतने सीनियर लोग टीम के साथ हैं, उन्होंने खिलाना है ना, उन्होंने प्लान बनाना है, उन्होंने कप्तान का माइंड सेट करना है कि भाई आप में इस लेवल की क्रिकेट आपने लड़कों से अंदर काम लेना है। तो सिर्फ बाबर को अगर इस चीज का इल्जाम ठहराया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये गलत है। इसका मतलब माइंडसेट की तब्दीली की आप बात कर रहे हैं, तो विच मींस के फिर टीम मैनेजमेंट पे भी ये अप्लाई करती है, कोचेस पे भी ये बात अप्लाई करती है। सकलैन मुश्ताक के भी कॉन्सेप्ट को चेंज होना पड़ेगा, मोहम्मद यूसुफ के भी माइंडसेट को चेंज होना पड़ेगा। क्या फिर हमें कोचेस ऐसे लाने पड़े हैं? क्योंकि देखें लाला, हमने पाकिस्तान सुपर लीग में देखा, रिजवान हमें बहुत अच्छे कप्तान दिखे मुल्तान सुल्तान के, मगर बाहर डगआउट पे एंडी फ्लावर बैठे हुए थे, और हमने देखा कि जिस तरह वो नंबर गेम एक चल रहा था, सपोर्ट मिल रही थी डगआउट से रिजवान को ऑन फील्ड डिसीजंस के लिए। आपको लगता है फिर हमें कोचेस जो हैं वो ऐसे लाने पड़े जो कि बाबर को वो सपोर्ट दे सके, और वो जो हम अग्रेसिव और अटैकिंग क्रिकेट खेलने की बात करते हैं वो उस पे ला सके? कोचेस की तो जरूरत आपको वही वाली बात होगी, अच्छे टीचर होंगे तो अच्छे स्टूडेंट्स होंगे। क्रिकेट चेंज हो गई है, T20 फॉर्मेट ने क्रिकेट को चेंज कर दिया है, और यही चीज इंग्लैंड ने आपको करके दिखाया है कि भाई हम इस लेवल की क्रिकेट खेल सकते हैं, हम केपेबल है खेलने के। तो अगर अब एक प्लेयर है, जाहिर बात है, ये इंग्लैंड वाले कुछ अर्से पहले इस तरह की क्रिकेट तो नहीं खेलते थे, इन्होंने खेला है, टॉप किया उस क्रिकेट को, तो व्हाई नॉट, क्यों नहीं खेल सकते हम लोग? बिल्कुल खेल सकते हैं, सिर्फ माइंडसेट की बात है। अच्छे टीचर्स होंगे तो अच्छे स्टूडेंट्स निकलेंगे। लाला, यानी कोचेस तब्दील होने चाहिए, बिकॉज ये बेन स्टोक्स अकेले नहीं, ब्रैंडन मैकलम भी है बैकग्राउंड में। देखें, अगर यही कोचेस आपको अगर क्रिकेट को चेंज कर सकते हैं, नई क्रिकेट अडॉप्ट कर सकते हैं, तो ठीक है। अगर नहीं कर सकते तो आपको फिर समझदार लोगों को जो पाकिस्तान टीम को आगे तक लेके जाए, टॉप 3 के अंदर लेके आ सके, तो जाहिर बात है आपको उनकी जरूरत पड़नी है। इंग्लैंड रवाना होगी और न्यूजीलैंड पहुंच जाएगी पाकिस्तान, हमारा ऊपर तले जो है ये दूसरी सीरीज शुरू हो जाएगी। क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं चेंजेस होनी चाहिए टीम में? क्या चेंजेस आपको लगता है, किसके ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए? बिकॉज आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की बाबर आजम ने, एक्सपीरियंस नहीं है हमारे पास, मगर डोमेस्टिक में एक्सपीरियंस बैठा हुआ है, आप सिलेक्ट नहीं कर रहे। देखिए, एक्सपीरियंस बात यह है कि आप ढाई बॉलर या ज्यादा चले 3 कर दे, 3 बॉलरों से आप 20 विकेटें किस तरह ले सकते हैं? 20 आउट, वो भी इंग्लिश प्लेयर, आप कैसे आउट कर सकते हैं? हमने अपनी बैटिंग लाइन इतनी लंबी कर दी है, बैटिंग लाइन आपकी लंबी हो गई है, रिजल्ट क्या आ रहा है कि हम 300 रन नहीं कर पा रहे। तो आई मीन कि आपके पास 5 जेन्युइन बैट्समैन के बाद छठा मोहम्मद रिजवान, ठीक है, ये आपके 6 जेन्युइन बैट्समैन हो गए आपके। बिल्कुल। उसके बाद आपकी बॉलिंग स्टाइल है, आपको जेन्युइन, आधा सीधर आधा पटेर वाला काम नहीं है, वो तो किसी चीज के अंदर जेन्युइन होना। बिल्कुल, हम टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं, ऑब्वियसली स्पेशलिस्ट चाहिए हमें, और वो स्पेशलिस्ट खेलें। बट फिर बार बार लाला, इस सीरीज में हमारे सामने सिर्फ 2 ऐसे प्लेयर्स जो हैं जिनका हम नाम ले सकते हैं, एक अबरार, एक सऊद शकील, जिन्होंने जम के और डट के खेला, और वो दोनों डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं। क्या न्यूजीलैंड की सीरीज में हम एक्सपेक्ट करें कि डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हमें खेलते हुए दिखेंगे? बिकॉज बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो गई है।
देखिए सवेरा, बात ये है ना कि हमारी सिलेक्शन का समझ नहीं है ना। आप मुझे ये बताएं कि धानी किधर है? इतना अरसा आपने टीम में रखा, यंग लड़का है, उसको खिलाओ ना। आपका हसनैन किधर है? यंग लड़के हैं ना, इनकी तो अभी क्रिकेट अभी शुरू हुई है। इतना अरसा पाकिस्तान टीम के बाद है, आपको क्या किसको लाना पड़ा? मोहम्मद वसीम ठीक है, फास्ट बॉलर, उसके अलावा आप वही मशरफ को एज अ जेन्युइन फास्ट बॉलर खिला रहे हैं, नया बॉल करा रहा है। मेरा मतलब है कि दानी किधर है? इतना अरसा टीम के साथ रहा, किधर चला गया? खिलाओ ना उसको, हसनैन को खिलाओ ना आप लोग। बिल्कुल, मतलब और हम बार बार बात करते हैं कि जो जिन्होंने ज्यादा फर्स्ट क्लास खेली हुई है वो भी इंपॉर्टेंट है। हम मीर हमजा की बात करते हैं, एक्सपीरियंस तो है ना, एटलीस्ट एक्सपीरियंस गेज कर सकते हैं। हम अब्बास की बात करते हैं, अब्बास को अगर आपने बाहर रखा है ये सोच के कि हाँ जी वो कंडीशनल बॉलर हैं, वो कंडीशन के हिसाब से बॉलिंग करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे कौन से जो हैं वो बहुत ही कोई ज़बरदस्त बॉलर्स हैं। मोहम्मद अली ने क्या परफॉर्मेंस किया, आप इतने उनको उससे लेकर आए थे कि मोहम्मद अली करके दिखाएंगे। अब आपने एक्सपीरियंस कर लिया, हम फ्लैट विकेटों पे, टर्निंग टैग पे हम खेल गए। इस बार प्लीज बॉलरों को मौका दो, फास्ट बॉलरों को मौका दो। आप थोड़ा सा हल्का सा, अगर हम डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर सीमिंग ट्रैक, बाउंसी ट्रैक बना सकते हैं, तो व्हाई नॉट कि हम अपने एक एक्सपीरियंस तो करके देखें ना न्यूजीलैंड के खिलाफ। आप थोड़ा सा फास्ट बॉलर्स को मौका दें, उनकी कंडीशन दें उनको। आप रिजल्ट देखिएगा इंशाल्लाह। बट लाला ठीक है, हम बॉलिंग की बात करते हैं, मगर फिर भी अभी भी कराची टेस्ट की मैं बात करूं तो बॉलर्स ने करके दिया। हमारी सिर्फ क्या थी, 50 की लीड थी, वो हम बहुत आराम से टैकल कर सकते थे, हैंडल कर सकते थे, पर हमारी बैटिंग फिर से कोलैप्स हो गई। बाबर आजम आउट होते हैं और उसके बाद लगता है तितर बितर हो जाती है पूरी बैटिंग। तो आपको लगता है कि बैटिंग को हमें ज्यादा स्ट्रेंथन करना पड़ेगा? हम बॉलिंग का तो रोना रो रहे हैं, बिकॉज बॉलिंग हम कहते हैं हमारी स्ट्रांग है, बट बैटिंग भी तो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। सवेरा वही कह रहा हूँ कि हम आधा तीतर आधा पटेल वाला काम कर रहे हैं। आपके पास 6 जेन्युइन बैट्समैन अगर होंगे और साथ में आपके पास बॉलिंग स्ट्रांग होगी, आप किसी भी पिच के ऊपर अच्छा कर सकते हैं। अब आपके जो बैट्समैन हैं, जिनकी जिम्मेदारियां हैं, जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, जिम्मेदारियां तो लेनी पड़ेगी। बिल्कुल जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। लाला, मुझे पता है आप जो है वो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और काफी शोर में मौजूद हैं, तो थैंक्स अ लॉट एंड गुड लक विद द टॉस। थैंक यू जी। सो यस, लाला इस वक्त जो है MSL जो कि एक इवेंट चल रहा है उस पर मौजूद है पिड्डी स्टेडियम में, और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बात हम बार बार कहते हैं। उनका कहना ये है कि अगर कोचेज अपना माइंडसेट तब्दील कर सकते हैं तो कंटिन्यू करें, वरना अगर नहीं तब्दील कर सकते तो फिर सोचना पड़ेगा। मगर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली दफ़ा ऐसा लगा कि बाबर जो है वो जर्नलिस्ट पे स्नैपबैक नहीं किए। जिस तरह वो चिढ़ के जवाब दे रहे थे उस तरह बिल्कुल उन्होंने जवाब नहीं दिया। आज अफसुर्दगी दिखी उनकी, वो भी डिसअपॉइंटेड दिखे, बट उन्होंने जवाब क्या क्या दिए आपको सुनाते हैं और दिखाते हैं। मतलब एक जुमले के बाद अगले जुमले में दोनों में इतना तजाद कि फवाद आलम इसलिए नहीं खेल रहे थे क्योंकि वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे। कितना 3 टेस्ट मैचेस की स्ट्रगल थी, 3 टेस्ट मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी थी, और उसके बाद अगला ही जवाब कि हाँ जी रिजवान क्योंकि कंटिन्यूसली खेलते हुए आ रहे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं तो इस वजह से सरफराज नहीं। तो मुझे ये बात नहीं समझ आती कि आप एक तरफ ये बात करें, दूसरी तरफ रिजवान कि जिस तरह पिछली 10 इनिंग भी हम गिन लें तो वो पिछली 10 इनिंग में भी फेल होते रहे हैं। सो अगर हम उसकी बात कर लें तो फिर एक तरफ ये, दूसरी तरफ इसी तजाद की हम बात करते हैं कि क्यों ये डिफ्रेंसिएशन होते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि रिजवान की आखिरी चंद इनिंग्स जो हम दिखा रहे हैं वो मैं आपको बताती चलूं। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 1 और 0 फर्स्ट इनिंग, सेकंड इनिंग, श्रीलंका 1940, फिर श्रीलंका के अगेंस्ट 24 और 27, फिर इंग्लैंड के अगेंस्ट 29-46, फिर इंग्लैंड के अगेंस्ट 10 और 30, और फिर इंग्लैंड के अगेंस्ट 19 और 7 रन्स। तो जहां हम इतना कम टाइम फ्रेम, फवाद आलम के लिए 3 टेस्ट मैचेस बहुत थे और 3 टेस्ट मैचेस की बुरी परफॉर्मेंस पे उनको रिप्लेस कर दिया गया। दूसरी तरफ क्यों रिजवान को रिप्लेस नहीं कर सकते? रिप्लेस नहीं करना तो रेस्ट क्यों नहीं करा सकते? बिकॉज हम बार बार ये बात करते हैं कि वो इतनी कंटिन्यूटी में खेल रहे हैं, वो लगातार जब से खेलना शुरू किया है, आई हार्डली रिमेंबर कि रिजवान ने रेस्ट किया।
तो जब रेस्ट नहीं एक प्लेयर कर रहा तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंसेस डिप करेंगे। एट द एंड ऑफ द डे वो इंसान ही है, वो कोई मशीन तो नहीं है। सो आई होप कि ये सोचा जाए कि रिजवान को भी रेस्ट कराया जा सकता है। एंड जाहिर सी बात है ये सोचना पड़ेगा कि कौन किसको रेस्ट कराया जाए और अब क्या तब्दीलियां की जाएं, बिकॉज न्यूजीलैंड का टूर इज़ राइट एट द एज। और फर्दर ऑन भी हम डिस्कस करेंगे और डिस्कशन के लिए मेरे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रशीद शकूर साहब। उनको खुश आमदीद कहती हूँ मैं गेम सेट मैच पे। वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया सवेरा। एंड बिफोर वी टॉक एनी फर्दर रशीद साहब, हम जाएंगे एक ब्रेक पर और जैसे ही वापस आएंगे तो अब रशीद साहब का मैं पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती हूँ कि वो मुसलसल मौजूद थे स्टेडियम में भी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद थे। क्या खोया क्या पाया हमने इस टेस्ट सीरीज से? आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। डिस्कशन हमारी हो रही है कराची टेस्ट के हवाले से एंड पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज़ के हवाले से। ब्रेक पे जाने से पहले लाला हमारे साथ मौजूद थे, उनसे डिस्कशन हो रही थी और अब आई विल कंटिन्यू माई डिस्कशन विद रशीद शकूर, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। रशीद साहब, जो हुआ वो हम सब ने देखा हमारे सामने की बात है। पाकिस्तान पहली बार अपनी सरजमी पे वाइट वॉश हमें देखने को मिला। कंटिन्यूटी में अपनी सरजमी पे मुसलसल चौथे 4 टेस्ट मैचेस जो है उसकी शिकस्त हमें देखने को मिली। रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स हमारे अगेंस्ट बने जा रहे हैं। क्या लगता है हमने क्या पाया इस मैच से? खोया तो बहुत कुछ है, पाने में मुझे सिर्फ एक अबरार दिखते हैं, आपको कुछ और दिखता है? देखें, बहुत ही मायूसकुन सूरत हाल है, बहुत ही मायूसकुन सूरत हाल है, क्योंकि जो टीमें होती हैं जब अपने होम ग्राउंड पर खेल रही होती हैं तो उनको एडवांटेज होता है कि वो अपनी कंडीशंस को किस तरह यूटिलाइज करेंगी, अपनी स्ट्रेंथ को किस तरह इस्तेमाल में लाएंगी, अपने वसाइल को किस तरह इस्तेमाल में लाएंगे। और उनके लिए एक अच्छा मौका होता है कि होम सीरीज़ जो है वो मतलब आप जीतें और अपने एतमाद को जो है वो और बढ़ाएं। क्योंकि जब आप मुल्क से बाहर जाकर खेलते हैं तो आपके अगेंस्ट सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ आपको परफॉर्म करना पड़ता है, लेकिन आपकी अपनी कंडीशंस होती है। लेकिन ऐसा लग रहा था कि इस पूरी सीरीज़ में मतलब इंग्लैंड की टीम लग रहा था कि वाज़ेह समत है, उसके पास एक डायरेक्शन है और उसी डायरेक्शन में वो जा रहे हैं, वो जो कुछ सोच रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और उनके जो कोचिंग स्टाफ कह लें या उनके जो खिलाड़ी हैं वो एक पेज पे थे, एक सोच थी। यहाँ ऐसा लग रहा था कि मामला बिल्कुल तितर-बितर है और ये हमारी एक हिस्ट्री है पाकिस्तानी क्रिकेट की कि अगर हम एक आध मैच में हारते हैं तो फिर पैनिक बटन दब जाता है और उसके बाद जो है वो एक शोर-शराबा होता है कि ये क्या हुआ, टीम बदल दो, खिलाड़ी बदल दो, बोर्ड बदल दो। तो ये इसी उलझावे में ये सारी चीज़ें चलती गईं। पिंडी टेस्ट जिस तरह मतलब हम जीत सकते थे, एक पोजीशन ऐसी थी कि हम उस मैच में वापस आ सकते थे, नहीं हुआ। मुल्तान बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा, लेकिन कराची जो टेस्ट मैच था वो एक ऐसा मतलब नेशनल स्टेडियम हमारा एक गढ़ है जिसको हम कहते हैं कि जी 44 टेस्ट हो गए, हम सिर्फ 2 टेस्ट मैच हारे थे। और एक इंग्लैंड की टीम थी जिसने पहली मरतबा यह इसी नेशनल स्टेडियम में मैं भी मौजूद था बहुत से साथियों के साथ कि अंधेरा हो गया था बिल्कुल, लेकिन उन्होंने कहा था कि नहीं हम मैच जो है वो मतलब जीत कर ही जाएंगे। तो नासिर आज हुसैन की लेट साइड थी वो। नासिर हुसैन कप्तान थे जिसमें। जी बिल्कुल, नासिर हुसैन कप्तान थे और रमजान था और अफ्तारी यानी रोजा खुल गया था, अंधेरा बिल्कुल, यानी ऐसा लग रहा था कि ये कोई नाइट मैच है कि जो अब इंग्लैंड की टीम जीत रही है। लेकिन आज उन्होंने दिन की रोशनी में जो है वो पाकिस्तानी टीम को तारे दिखा दिए। 38 मिनट का सिर्फ खेल हुआ। मैं हमेशा एक बात जो मेरे जहन में आई वो ये थी कि 17 साल के बाद इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान के दौरे पर आई थी, लेकिन उसने 12 दिन और 38 मिनट की क्रिकेट के अंदर जो है वो सब कुछ अचीव करके वो वापस गए। बिल्कुल ऐसे ही हुआ। बट रशीद साहब, फिर मैं शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डिफेंस में अगर आपसे एक चीज़ पूछूं, आपने कहा कंडीशंस, क्या कंडीशंस बनानी चाहिए पाकिस्तान को? पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है क्या? हम देखते हैं इंडिया रैंक टर्नर्स पे जीतती है, बांग्लादेश रैंक टर्नर्स पे जीतती है। क्या पाकिस्तान में अगर रैंक टर्नर बनाया जाएगा, क्या हमारे बैटर्स खड़े हो सकेंगे वहाँ? देखें, कुछ ना कुछ तो फिर आपको अपनी एक सोच को वाजे करना पड़ेगा ना कि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो आपकी। देखें, फास्ट बॉलर आपके इंजर्ड, नसीम शाह इंजर्ड, हारिस रऊफ इंजर्ड, शाहीन आफरीदी। हम पूरा फोकस कर रहे थे उस वक्त वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप पर कि जी हमने उसमें जो है वो बहुत कुछ अचीव कर लेना है, लेकिन उसमें हमने अपने जो मेन बॉलर थे शाहीन आफरीदी वो अनफिट हो गए। फिर यहाँ आके नसीम शाह, हारिस रऊफ। तो हम सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारे जो प्लेयर्स हैं, हमारे पास जो भी अवेलेबल प्लेयर हैं
उनको हमने तकसीम करना पड़ेगा कि रेड बॉल और व्हाइट बॉल के जो प्लेयर्स हैं वो कौन कौन से हैं। बिल्कुल। चंद एक प्लेयर्स होते हैं हर टीम में, 3-4 प्लेयर ऐसे होते हैं जो नागुज़ीर होते हैं कि जिनको आप कहते हैं कि हर फॉर्मेट के वो खिलाड़ी होते हैं, वो दुनिया की हर टीम में आपको नजर आएंगे। लेकिन बाकी जो प्लेयर्स हैं उसमें हमें करना पड़ेगा कि जी 4 ओवर्स के जो क्रिकेटर को अगर हम 90 ओवर्स पर डे की क्रिकेट में लाएंगे तो उनको 16 ओवर 17 ओवर कितने ओवर करने हैं, क्या वो ये बर्दाश्त कर सकेंगे, लोड बर्दाश्त कर सकेंगे। तो ये चीजें, और फिर सबसे बड़ी बात हम बात करते हैं, मतलब हमारे यहाँ बात होती है कि ये डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस पे, तो ये बात तो माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक क्रिकेट है और जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। अगर हमारा कोई और बॉलर सिर्फ 50 विकेट ले लेता है, 60 विकेट ले लेता है, तो हम बहुत खुश हो जाते हैं कि डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस पे वो आ गया है। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में फिर ये कि थोड़ा टाइम भी देना पड़ता है, आपको टाइम देना पड़ेगा, जो सब्र और तहम्मुल का भी मुजाहरा करना पड़ेगा। लेकिन उसमें सिलेक्शन की जो पॉलिसी है उसमें भी मुस्तकिल मिजाजी होनी चाहिए। जिस तरह टेस्ट कैप सीरीज में जो डेब्यू हुए हैं, ये सारी चीजें हुई हैं, तो किसी एक प्लेयर को ला रहे हैं तो कम से कम उसको आप मौका तो दें कि मतलब वो एक लंबा रन कर सके, उसको कम से कम 2 सीरीज। और डोमेस्टिक में आपने लेवल की बात की, तो डोमेस्टिक में सिर्फ लेवल का इशू नहीं है, डोमेस्टिक में एक और बहुत बड़ा इशू है कि डोमेस्टिक की पिचेस आपको डिफरेंट मिलती हैं। आप जब होम पे आकर खेल रहे होते हैं पिच कंडीशन डिफरेंट मिलती है। बट हमारे साथ समा के कोरेस्पॉन्डेंट कादिर ख्वाजा ने ज्वाइन इन किया है, और कादिर से जानते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली वो लाहौर में मौजूद हैं, तो उनसे जानते हैं कि कब क्या सरगोशियाँ हैं, कब जो है वो न्यूजीलैंड के लिए स्क्वाड का ऐलान होगा, क्या तब्दीलियां हम देख रहे हैं। खबर कुछ ऐसी आ रही है कि 1 या 2 दिन में जो है वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो टीम उतरेगी उसका ऐलान होगा। बट तब्दीलियों की क्या खबर है कादिर आपके पास? सवेरा देखिए, जब वाइट वॉश हुआ सुबह के करीब और फिर उसके बाद जो सोशल मीडिया पर तूफान बरपा हो गया, बाबर आजम की कप्तानी से हटाने से मुतालिक भी काफ़ी ट्वीट्स हमने देखी हैं, काफ़ी सोशल मीडिया पर देखा। उसके बाद सिलेक्शन कमेटी और चीफ सेलेक्टर 2 दिन कबल हैं उनसे और टीम अनाउंस करना चाह रहे थे, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने उनको रोका। और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी कुछ ओहदेदारान जिनकी काफ़ी इन्फ्लुएंस होती है टीम के सिलेक्शन के हवाले से, उन्होंने भी रोका। अब जो हमें पता लगा है वो ये लगा है कि कल या परसों जो है वो टेस्ट स्क्वाड का ऐलान किया जाएगा। आप देखें कि मुतअद्दिद तब्दीलियां होंगी और मोहम्मद रिजवान, जिनकी परफॉर्मेंस 12 इनिंग्स में एक भी 50 नहीं है, सिर्फ 2 मरतबा 40 के हिस्से में वो दाखिल हुए हैं, उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस सबके सामने है। तो आप ये देखें कि मीर हमजा मजबूत कंटेंडर हैं, और उसके बाद आप देख लें मोहम्मद अब्बास की भी 14 विकेटें थी। और फिर उसके बाद आप ये देखिए यासर शाह, खास तौर पर तमाम जो जगह है उसमें डिसाइड नाम भी डिस्कस हो रहा है, ये वाला यासर शाह की कमी महसूस हुई है और ये टीम मैनेजमेंट ने भी आगे सिलेक्शन कमेटी को कहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो ज़राए हमें भी ये बताते हैं कि यासर शाह से कुछ लोग नाराज़ हैं और उनकी सिलेक्शन पर कुछ लोग जो हैं वो आड़े आते हैं, और जिनमें थोड़ी सी कप्तान की भी इनपुट शामिल होती है। तो आप ये देखें कि उसके बाद सरफराज अहमद का हासिल आ रहा था कि उनको बेंच पर बिठाया जाता है। इस तरह बेंच पर बिठाने से आप ये देखें कि मोहम्मद रिजवान मुतअद्दिद मरतबा नाकाम हुए हैं। 12 इनिंग्स में कोई 50 नहीं है, कोई इतनी बड़ी इनिंग नहीं उन्होंने खेली। T20 वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस उनकी सबके सामने है, लेकिन मोहम्मद रिजवान को रेस्ट नहीं दिया जा रहा क्योंकि मोहम्मद रिजवान ही उनके स्पेशल विकेट कीपर बैटर हैं। बाबर आजम उन पर काफी रिलाई करते हैं, जिस तरह मोहम्मद नवाज की भी डग आउट से और आई थी एक वीडियो कि उन पर भी काफी रिलाई करते हैं। सॉरी मैं बात आपकी काटूंगी कादिर, वक्त का भी हुआ है, बट ब्रेक पे जाते जाते मैं जरूर आपसे ये कहना चाहूंगी कि हम कह तो रहे हैं कि यासिर शाह की कमी महसूस हुई, मगर हमारे स्पिन डिपार्टमेंट ने तो करके दिखाया। मतलब अगर आप ये सीरीज से अबरार को और नुमान को हटा दें, तो आप कराची टेस्ट से हटा दें, तो बचता क्या है। सो यस, अगर मैं यासिर शाह की बात करी तो मुझे लगता है उससे ज़्यादा हमें अपने पेस अटैक को देखना पड़ेगा कि कौन से पेसर्स हमें खिलाने चाहिए। बट वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। And welcome back to Game Set Match in conversation with Rashid Shakur and Kadir Khwaja. डिस्कशन हमारी ऑब्वियसली कराची टेस्ट एंड पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज़ के हवाले से हो रही है। रशीद साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगी, हमने बाबर की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, गालिबन आप भी वहाँ मौजूद थे। 2 जुमले हमने अभी जो पैकेज भी दिखाया उसमें ऊपर तले वो दोनों जुमले हैं, और उसमें बड़ा एक मुझे तजाद दिखता है। फवाद आलम क्यों नहीं खेले? इस वजह से बिकॉज उनकी रीसेंट पास में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। रीसेंट पास को अगर मैं ज़रा एग्जैचुरेट करके बताऊं तो पिछले 3 टेस्ट में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। फिर मोहम्मद रिजवान
क्योंकि कंटिन्यूटी में खेल रहे थे, उनकी परफॉर्मेंसेस थी, इस वजह से सरफराज को पिक नहीं किया गया। अब जब मैं मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंसेस देखती हूँ तो मुझे तो वो परफॉर्मेंसेस नहीं दिखती, पिछले 10 इनिंग्स में मुझे वो कुछ करते हुए नहीं दिखते। तो ये जो तजाद है, आपको लगता है ये भी एक वजह है हमारी शिकस्त की? देखें, उसमें फिर बात आ जाती है कि आपके जो चीफ सेलेक्टर हैं या जो आपका सिलेक्शन का जो पैनल है वो कितना स्ट्रांग है कि अगर वो प्लेयर्स को सेलेक्ट करता है और जाहिर सी बात है कि वो आदद व शुमार और परफॉर्मेंस भी देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें उनके ज़ेर गौर होनी चाहिए और फिर वो कप्तान को भी कायल करें। ठीक है, कप्तान जो है वो फील्ड में सब कुछ होता है, उसको खिलाड़ियों को मैच लड़वाता है अपने अपोनेंट से, लेकिन फिर सारी चीज़ें जो हैं ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। दो यानी डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। एक तरफ अगर आप कहते हैं कि फवाद आलम जो है वो रिसेंट पास में उन्होंने कुछ सीरीज़ में 1-2 सीरीज़ में रन्स नहीं किए। आप अज़हर अली की परफॉर्मेंस देख लें कि वो कितना स्ट्रगल करते रहे हैं पिछले 2 साल में जब से उनका घुटने का प्रॉब्लम हुआ, लेकिन चूंकि वो एक रीढ़ की हड्डी पाकिस्तान की बैटिंग लाइन में थे तो उनको चांस मतलब मिलता रहा और उनके तजर्बे से यही होता रहा कि वो खेलेंगे और वो उन्होंने रन्स किए, बाद में उन्होंने सेंचुरियाँ भी बनाई। इसी तरह मतलब अगर आप रिजवान की अगर बात करते हैं तो रिजवान जो है वो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, 6ठे नंबर पे वो बैटिंग करने आते हैं और वो इक्वली इतने ही इंपॉर्टेंट है जितने ऊपर के जो बैट्समैन होते हैं, लेकिन उनसे रन्स नहीं हो रहे। विकेट कीपिंग ठीक है, वो विकेट कीपिंग कर रहे हैं, उनसे कोई इस तरह की वो नहीं हो रही, लैप्सेस नहीं हो रहे, लेकिन रन्स जो है जो इनको करने चाहिए वो नहीं कर पा रहे। तो इसमें कोई हर्ज या इस तरह की कोई आर नहीं है कि आप उनको थोड़ा रेस्ट दे दें और सरफराज जो कि टीम के साथ हैं उनको मौका दिया जाए। इस साल 12 इनिंग्स में उनकी 150 नहीं है, तो ये मतलब सारी चीजें तजाद ही है कि जो मतलब किसी एक खिलाड़ी के बारे में एक सोच है, दूसरे खिलाड़ी के बारे में दूसरी सोच है। बिल्कुल। कादिर, आपने जिस तरह कैप्टनसी के प्रेशर की बात की कि अब जो है बहुत आवाज़ें इस बात पे उठने लगी हैं कि बाबर की कैप्टनसी, बाबर क्या कैप्टनशिप अच्छी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसका कहीं रिएक्शन कहीं आपको कहीं दिख रहा है, कुछ सोचते हुए दिख रहे हैं? बिकॉज मतलब आप मुझसे पूछे तो मुझे लगता है कप्तान चेंज करना इज नॉट द सोल्यूशन फॉर अस। देखिए सवेरा, मैं आपके इस सवाल से पहले मैं अपनी थोड़ा सा आपको बता दूं कि उस्मान सलाउद्दीन, मीर हमजा और उसके साथ साथ जो सरफराज अहमद हैं वो मजबूत हैं, और उसके साथ जो नाम चल रहे हैं वो शाहनवाज दानी और मोहम्मद हसनैन फास्ट बॉलिंग में जो नाम चल रहे हैं। फिर उसके बाद जब मैं आपको बताऊं कि उस्मान सलाउद्दीन का जो हमने जिक्र किया था उसमें उन्होंने 800 से ज़ायद रन बनाए हैं और वो मजबूत उम्मीदवार हैं। उन्होंने पिछली मरतबा जब सिलेक्शन हुई तो तमाम सवालात उनसे पूछे गए, चीफ सेलेक्टर के पास कोई जवाब नहीं था। अब जो है वो बाबर की बात करते हैं। मैं आपको एक बड़ी खबर देने जा रहा हूँ कि बाबर आजम से मुतल्लिक जो बातें हो रही हैं कप्तानी से मुतल्लिक, उनको टीम के अंदर जो ये चहमगोइयाँ हो रही हैं कि उनको टेस्ट टीम की कप्तानी छोड़ देनी चाहिए। और ये टीम के अंदर जो बातें हो रही हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो टीम मैनेजमेंट डिस्कस कर रही है, उन्होंने मुझे ज़राए ने ये कंफर्म करके बताया है कि टीम मैनेजमेंट ने कई खिलाड़ियों से बात की है कि ये कप्तान ये होना चाहिए टेस्ट टीम का कप्तान। अब मैं नाम जो है वो आने वाले कुछ दिनों में आपको बताऊंगा कि किस से बात हुई है और किसको कप्तानी के बारे में कहा गया। अलबत्ता टीम मैनेजमेंट की तरफ से, कोचिंग स्टाफ की तरफ से खिलाड़ियों को कहा गया है कि आप कप्तानी के लिए बेहतरीन उम्मीदवार हैं। तो ये बाबर आजम की कप्तानी से मुतल्लिक तो अंदर ही सवाल शुरू हो गए हैं, बाहर किसने करना है। तो ये एक बड़ी खबर है कि बाबर आजम की कप्तानी अब जो है वो खतरे में दिखाई देती है, क्योंकि अंदर से खिलाड़ियों और जो कोचिंग स्टाफ है, टीम मैनेजमेंट है, उसने ये बातें शुरू कर दी हैं करनी कि बाबर आजम टेस्ट टीम की कप्तानी के लिए अच्छे जो है वो साबित नहीं हुए और वो सीरीज़ काफ़ी सीरीज़ हारे हैं, मैचेस हारे हैं। टेस्ट चैंपियनशिप में हम आप ये देखें 7वें नंबर पर हैं, 56 पॉइंट्स हैं हमारे। तो 12 मैचेस खेले हैं हमने, 4 सिर्फ जीते हैं, 6 हारे हैं और 2 ड्रॉ हुए हैं। तो ये बाबर आजम के लिए काफ़ी नेगेटिव पॉइंट है। हालांकि उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखी जाए तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बेहतरीन है बाबर आजम की, लेकिन वो एज ए कप्तान जो है वो काफ़ी हद तक बुरे साबित हुए हैं। और सोशल मीडिया पर भी आप देख रहे हैं कि तमाम तर जो प्रेशर है वो इस वक्त बाबर आजम के ऊपर है। आज सवाल भी हुआ उनकी कप्तानी से मुतल्लिक, और जिस पर जो है वो उन्होंने कहा कि जी मेरी कप्तानी पर मुझे कोई मैं इसको एंजॉय करता हूँ। तो ये थोड़ा सा है कि अंदर टीम मैनेजमेंट और तमाम खिलाड़ी से मुराद ये है कि तकरीबन 7 से 8 खिलाड़ियों के दरमियान ये बातचीत हुई है कि जी रशीद साहब, जो बात ये कादिर यहाँ पे कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो फिर मेरा सवाल ये बनता है कि अगर कोचिंग स्टाफ ये चीज़ पूछ रहा है तो क्या कोई भी जिम्मेदारी, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोचिंग स्टाफ के ऊपर नहीं आती है? क्या सकलैन मुश्ताक इस शिकस्त के जवाबदेह नहीं है? क्या मोहम्मद यूसुफ इस शिकस्त के जवाबदेह नहीं है? क्या खामोशी से शॉन टेट जो कि साइड पे बैठे हैं वो क्या जवाबदेह नहीं है?
देखें, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये सवाल हुआ है बाबर से कि आपकी जो कप्तानी है जी, उसकी वजह से आपकी बैटिंग असरअंदाज हो सकती है, भट्टी ये साहब का सारे सवाल था। जी, मामलात जी। तो हुँ, जी बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं एन्जॉय कर रहा हूँ और मैं ज़िम्मेदार हूँ। मैं आके मतलब फ्रंट पे खड़ा रहूँगा और और मैंने एक सवाल इनसे जो बाबर से किया था वो था कि सकलैन जो हैं वो नो डाउट अपने दौर के बहुत बड़े ऑफ स्पिनर थे और उनकी जो सलाहियतें थी एज़ अ स्पिन बॉलिंग कोच उन्होंने न्यूज़ीलैंड में भी फ़ायदा उठाया, श्रीलंका के भी वो कंसल्टेंट रहे या जो सारी चीज़ें रहीं। तो मैंने कहा कि क्या पाकिस्तान को एक फ़ॉरेन जो गैर मुल्की कोच या ऐसे कोच की ज़रूरत नहीं है जो टेक्निकली और इतना यानी साउंड हो और इतना मज़बूत हो। तो उन्होंने कहा कि जी कोचिंग स्टाफ जो हमारे कोच हैं वो बेहतरीन है और वो हमें प्लान बना के देते हैं, एग्ज़ीक्यूट करना खिलाड़ियों का काम होता है। तो वो बड़ी हुँ। खूबसूरती से जो है उन्होंने अपने कोचेज़ का जो है दिफ़ा किया है। रशीद लेकिन साहब, वक्त का अगर मुकाबला सख्त। मैं आपसे एक वन लाइनर चाहती हूँ इस बारे में। क्या कप्तान तब्दील करना हमारा सॉल्यूशन है? क्या सब सही हो जाएगा बाबर हट जाते हैं तो? देखें, फौरी तौर पर तो कोई चीज़ सही नहीं होगी, लेकिन दुनिया में ऐसी मिसालें हैं ना कि टेस्ट टीम देखिए का कप्तान जब भी और कोई व्हाइट व्हाइट बॉल और टेस्ट टीम के खिलाड़ी अलग हैं, तो कप्तानी भी अगर कोई आप समझते हैं कि आपको कोई मौजू आपके सामने प्लेयर नज़र आ रहा है, तो उसको आप बिल्कुल दें, लेकिन उसको फिर एतमाद भी दें। ये ना हुँ। हो कि वो भी एक टेस्ट सीरीज़ हारे और उसके बाद जो है उसको भी आप कहें आपको कि कोई नहीं भाई नाम ये दिखता भी है, आप कोई नाम देना चाहते हैं कि हाँ जी, देखें, इस बंदे अभी में पोटेंशियल फ़िलहाल है? तो कुछ देखें फ़िलहाल मा माज़ी करीब में जो है वो इस तरह की भी बातें आती रहीं कि जी शान मसूद जो हैं वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं कि जो मतलब टेस्ट टीम की कप्तानी जो है वो सँभाल सकते हैं या वो हुँ, हैं। तो अब ये बोर्ड के ऊपर होगा, लेकिन किसी भी खिलाड़ी को लाने से पहले जो है ये ज़रूर है कि उसको बिल्कुल। मुकम्मल तौर पर कॉन्फिडेंस दिया जाए और एक आध नतीजे पर फिर जज़्बाती फ़ैसले ना हों और जल्दबाज़ी के फ़ैसले ना हों। इससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस क्या दिया जाएगा जब चेयरमैन कहते हैं कि मुझे बाबर से आगे कुछ दिखता नहीं है। दिखने में सामने ऐसे ही लगता है कि सारे डिसीजन सोली बाबर लेते हैं, मगर पता नहीं अंदर वही कहते हैं ना कि आपका जो अंदर जो हाल होता है वो वही शख्स जानता है कि कितनी कमांड है बाबर के पास और कितनी नहीं है। कादिर, आप कुछ ऐड इन करना चाह रहे थे? देखिए ज़वेरा, मैं सिर्फ कप्तानी के हवाले से ये कहना चाहता हूँ कि जो बिल्कुल रशीद साहब ने बात की है बिल्कुल ठीक की है। और जो नाम है, जो नाम डिस्कस होने जा रहे हैं, वो मैं बताता हूँ कि शान मसूद और इमामुल हक, ये दो नाम ऐसे हैं जो टेस्ट टीम की कप्तानी के लिए मजबूत मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं। शान तो अब आए हैं, इमामुल हक जो है वो काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं और ज़्यादातर जो असिस्टेंट हैं बाबर के करीब जो थे, जो इनको समझाते भी थे, फील्ड प्लेसमेंट भी लेते थे रिजवान के साथ, वो इमाम करते थे। तो उनकी एवरेज भी बेहतरीन है, उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है और वो कप्तानी की सेंस भी रखते हैं। तो शान मसूद और इमाम ये दोनों बेहतरीन उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन बाबर का अब ये देखना पड़ेगा कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा साहब जो हैं वो कितना एतबार दोबारा करते हैं बाबर की कप्तानी के हवाले से। क्योंकि अभी आज तो आए हैं बाबर और इमाम और बाकी जो खिलाड़ी हैं रिलीज कर दिए गए हैं। 23 तारीख को इन्होंने रिपोर्ट करना है कराची में दोबारा से और 24 और 25 को जो है वो ट्रेनिंग सेशन होगा। तो ये थैंक यू अभी कादिर, ये चीजें थैंक जो यू। हैं वो अभी थोड़ी सी चल रही हैं कि व्हाइट वॉश एक 63 साल 62 साल बाद होना। बिल्कुल बिल्कुल जी, वाइट वॉश इतने साल बाद बहुत ही ये हमारे लिए एक शर्मनाक शिकस्त थी। बट थैंक यू कादिर, थैंक यू रशीद शकूर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। बट येस, चीज़ें देखनी पड़ेंगी, हाउस एंड ऑर्डर करना पड़ेगा। रमीज राजा अभी क्या डिसीजन लेते हैं, मगर कुछ खबरें स्ट्रॉन्ग जो तब्दीलियों के हिसाब से आ रही हैं, वो तब्दीलियां किस तरफ, किस करवट, क्या रुख लेंगी, उसके बाद ही मुझे लगता है कि कोई डिसीजन होगा या कुछ नहीं होगा। बट उसी के साथ गेम सेट मैच का वक्त यहाँ पे ख़त्म हो गया है। आप लोग अपना ख्याल रखें, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।